नमस्कार डॉक्टर साहब मैं आभा चावला हूँ और हैप्पी डॉक्टर डे में इस डॉक्टर डे को मैं डॉक्टर मंथ के नाम के उसमें सेलिब्रेट कर रही हूँ, जिससे कि हर एक दिन मैं हर एक डॉक्टर का अलग अलग इंटरव्यू डाल रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्कार। मेरे को इसको डालने का मेरे पीछे का मकसद ये है कि जब हम भी बीमार हो तो लोगों को ये पता हो कि आप लोगों का सिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जिससे कि किसको कहाँ कब जाना है ये आम जनता तक पहुंच पाए। कि कई बार अगर मालूम मेरे घर में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मेरे को मालूम हार्ट के पास डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मेरे पास ना नंबर है ना हॉस्पिटल का एड्रेस है, और अगर मैं 2 मिनट देर कर दूं तो मेरे घर की एक जान जा सकती है। उस जान को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि इस 30 डेज में मैं 30 अलग अलग डॉक्टर जो कि अलग अलग चीजों के हैं, तो उससे मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड को एक साइलेंट अटैक आया था, हार्ट अटैक, जो कि पैरों में दर्द उनको हमेशा रहता था, बुखार भी था, और उस समय उनको अटैक आया और हम उनको हॉस्पिटल ले जा नहीं पाए, और वो भी ओवरवेट थे। तो कैसे लेके जाना चाहिए, मतलब कैसे पिक करना चाहिए, ये इतना ही नहीं आता था हमको, जबकि हम पढ़े लिखे घर के थे। मतलब एक जो मोटे लोग होते हैं उनको चादर में उठाना चाहिए, ऐसे आप 2 हाथ से नहीं उठा पाओगे, नहीं तो गिर जाएंगे। तो वो चीजें जो हमारी लाइफ में मेरी ट्रेजेडी जो हुई, उसका मुझे आज भी दुख है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाई। तो इसको मैं इसलिए इस साल आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और लोगों को अवेयर कर रही हूँ, और अपना एक कदम मैंने रखा है और लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। तो सर आपका इंट्रोडक्शन। मैडम मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवास राव है। मैंने 1985 में रायपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए प्रवेश किया था। 1990 में मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया। 1994 में मैंने MS किया ऑर्थोपेडिक्स में, और MS पूरा करने के बाद कोयम्बटूर और मैंगलोर में मैंने रजिस्ट्रारशिप की। कोयम्बटूर में मैं डॉक्टर डेविड राजन और मैंगलोर में डॉक्टर प्रोफेसर शांताराम शेट्टी के अंदर में मैंने करीब 2 साल काम किया। उसके बाद मैं अपने शहर रायपुर वापस आया और 1996 से मैं सुब्बाराव रायपुर में सुब्बाराव हॉस्पिटल में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस काम को करने में आपका अचीवमेंट लाइफ का? मैडम सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ईश्वर की इतनी कृपा मुझ पर है कि जो लोग, जिन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति तकलीफ है, मैं एक माध्यम बनता हूँ उनके स्वास्थ्य में उनकी मदद करने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए। एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट दूसरा और कुछ हो नहीं सकता। आपको अपनी एजुकेशन में और इस काम को करने में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? प्रॉब्लम तो वैसे कुछ खास ऐसी आई नहीं मैडम। मेरा सफर अभी तक का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि करने के बाद चीजों का भरपूर प्यार, उनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है, जिसके लिए मैं अपने सभी मरीजों का धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिसमें मैं ये कह सकूं कि मुझे कोई तकलीफ हुई या कोई प्रॉब्लम। आपको इस काम को करने के लिए आपके पीछे का प्रेरणा कौन है? मतलब किसी ने आपकी लाइफ में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है?
देखिए, सबसे ज्यादा इसमें मेरे लाइफ में जो मेरी प्रेरणा स्रोत रही वो मेरी माता जी रही, डॉक्टर टीबी सुब्बाराव। हमारा परिवार वैसे भी डॉक्टर्स की फैमिली है। तो मेरी मदर 52 साल उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। रायपुर शहर की वो पहली स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। रायपुर का और मध्य आप कह सकते हैं मध्य भारत का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल सुब्बाराव हॉस्पिटल है, जो मेरी माताजी ने 1965 में शुरू किया। और उनकी प्रेरणा लेके, और वो मुझे हमेशा इस चीज के लिए प्रेरित करती रही कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम्हें लोगों की सेवा करनी है। देखिए, पैसा अपनी जगह है, मगर जब मेरा पेशेंट मेरे पास आता है और दर्द से कराते हुए जो चल नहीं पाता, जिसका हाथ टूटा रहता है, पैर टूटा रहता है, जब मैं देखता हूं कि वो मेरे सामने चल के जा रहा है इलाज के बाद, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खुशी दुनिया में मुझे कुछ और मिल नहीं सकती। मेरी सबसे बड़ी फीस वही है मेरे। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने सुना है आपके बारे में, आप गरीबों के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, तो थोड़ा इस विषय में बता पाएंगे दर्शकों को, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके। मैडम, गरीबों के लिए जो हम कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में है, वो मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये मैंने अपनी माताजी से सीखा है। रायपुर शहर में जो बुजुर्ग होंगे जो मेरी माताजी को जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरी मदर ने कभी पैसे को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी सेवा को अहमियत दी। और वही उसने मुझे भी सिखाया, और वही उसने मेरी पत्नी को भी सिखाया, डॉक्टर ललिता राव। जब वो शादी होके यहाँ रायपुर आई तो उस समय मेरी माताजी, वो मेरे माताजी के साथ ही बैठा करती थी। मेरी माताजी ने उनसे भी यही कहा कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, सबसे जरूरी है कि तुम गरीबों का खास ख्याल रखो। ये देखो कि तुम्हारी वजह से गरीब के आंख में आंसू ना। ये मेरी मदर का सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र था, जो वो मुझे और मेरी वाइफ को सिखा के गई कि तुम्हारी वजह से किसी गरीब के आंख में कभी आंसू नहीं आए। बहुत मैं और मेरी वाइफ प्रयास ये करते हैं। मेरे दिल को छू गई। मतलब सच में इस बात मेरे दिल तक छू रही है कि आपकी माताजी के कितने अच्छे संस्कार थे, और उन्होंने अच्छे संस्कारों के साथ अपने परिवार को अच्छे ही संस्कार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगे का मिशन? आगे का मिशन यही है कि जब तक हाथ पैर सलामत हैं, जब तक मेरे हाथ पैर मेरी मदद मेरा साथ देते रहेंगे, तब तक मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो सेवा है, जो मैं अपने मरीजों की कर सकता हूँ, ये करता हूँ। आप आने वाली जनरेशन जो अभी डॉक्टर के फील्ड में आ रही है, उन्हें क्या अपना बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, पैसे तो मिलते हैं आपको, निश्चित रूप से मिलते हैं। आपका मरीज खुशी खुशी देके जाता है। आपको अपने काम से बाहर जाके पैसे के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। बट इतना हमेशा ख्याल रखिए कि अपने दिल की सुनिए। अगर कोई गरीब मरीज आपके पास आता है, जो मदद आपसे हो सकती है आप उनकी करिए। ईश्वर उसका फल देता है। मैंने देखा है, मेरे ऐसे ऐसे मरीज ठीक होके गए हैं जिसमें ईश्वर ने, मुझे मालूम है कि शायद मैं उनकी वो मदद नहीं कर पाता अगर ईश्वर मेरे साथ नहीं होता। तो मेरा यही उनसे कहना है कि सेवा को ऊपर रखिए, पैसे आएंगे। अपने आप को इस काबिल बनाइए। पैसे, सब पैसे कमाते हैं, पैसे सब डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमें सेवा अपने से ऊपर रखनी चाहिए। और अब तो ऐसा हो गया है कि कोरोना का टाइम है, नई नई बीमारियां सर उठा रही हैं, तो उनको प्रयास यही करना चाहिए कि हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम डॉक्टर्स जिंदगी भर पढ़ते लिखते रहते हैं। नई नई बीमारियों के बारे में हमें जानना रहता है, तभी हम आगे अपने मरीजों की सेवा कर पाएंगे, उनकी तकलीफों को दूर कर पाएंगे।
किन किन बीमारी वाले लोगों को आपके पास आना होता है? मैडम, जो हड्डी से संबंधित या स्वास्थ्य के प्रति आप क्या लोगों को जागरूकता के लिए प्रदान करना चाहेंगे अपनी तरफ? मैं ये कहता हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करिए। दिन में रोज 1 से 1.5 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम जरूर करें, कसरत कुछ ना कुछ करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, क्योंकि हम दिन भर अपने काम में मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, शरीर का वजन बढ़ जाता है। खान पान में कंट्रोल करना, खान पान के प्रति जागरूकता रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों में बैलेंस नहीं बनाएंगे, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और हमेशा ये जानिए, जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा उसका मन भी स्वस्थ रहेगा और वो अपने हर काम को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएगा। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दिन में 1 से 1.5 घंटा आप अपने आप को जरूर दें। ये मेरा मूल मंत्र है, जो मैं खुद इस चीज का प्रयास करता हूँ कि रोज मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूँ, कुछ ना कुछ। वो 1.5 घंटा मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूँ, वो मैं किसी दूसरे को नहीं देता। बहुत अच्छा आपने हमें बताया। अब किन किन बीमारियों से हमारी हड्डियों पे असर पड़ता है, या जैसा बोला जाता है कि कैल्शियम न होने से या बढ़ती उम्र के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है मैडम। आजकल एसी जिसे देखिए वो एसी के बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है, अपने शरीर को सूरज की रोशनी में दिखाता है कि मतलब ये एक विडंबना है, ये एक तकलीफ है। इतना बड़ा सूरज हमारे लिए, इतना जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, जिससे विटामिन डी, जब तक सूरज रहता है तब तक विटामिन डी निकलती रहती है उससे। उसके बाद भी हमें अपने पेशेंट्स को विटामिन डी की टैबलेट खिलानी पड़ती है। आप सोचिए, इससे तकलीफ दे और क्या हो सकती। तो उसका कारण यही है कि हम एसी से बाहर निकलते नहीं है। आजकल जितने जिम भी वगैरह भी है वो भी सब एसी में है। जब तक हम शरीर को सूरज की रोशनी नहीं दिखाएंगे, हमारे शरीर को विटामिन डी नहीं मिलेगा। और विटामिन डी से हमारे शरीर में कैल्शियम में सोखने की ताकत बढ़ती है। इसीलिए शरीर को मेरा ये सोच है कि आप कसरत करिए, जो भी करिए बाहर करिए, रोज अपने शरीर को सूरज की रोशनी दिखाइए। ये बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना लें। कई लोग देखा है कि एक बार स्टेरॉइड लेते हैं, अच्छा लगने लगता है, बाद में वो स्टेरॉइड लंबे समय तक लेते रहते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली मैं 45 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप एक एक्टिव लाइफ बनाइए। आपकी जिंदगी 50 के बाद ही शुरू होती है। तब तक आप अपने रोजमर्रा के कामकाज में लगे रहते हैं, बच्चों को सेटल करने के लिए लगे रहते हैं, अपने शरीर के पीछे ध्यान नहीं देते। और जब आप ध्यान देने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। जिन लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिनकी हड्डियां कमजोर है, उन्हें एक्टिव लाइफस्टाइल की बहुत जरूरत है। खान पान में खास ख्याल रखें, वजन न बढ़ने दें, क्योंकि महिलाओं में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका सबसे बड़ा काम होता है, एक वो हड्डियों में कैल्शियम को रोकता है और दूसरा हार्ट अटैक से बचाता है। हम कई बार देखते हैं कि 24-25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आता है, मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि 24-25 साल की लड़की को हार्ट अटैक आया। और उसका सबसे बड़ा कारण है हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जब तक आपके शरीर में बराबर रहेगा, तब तक महिलाओं में हार्ट अटैक का चांस नहीं रहता। 45 के बाद
जब ईस्ट्रोजन का लेवल गिरने लगता है उसके बाद पुरुषों में और महिलाओं में हार्ट अटैक का रेशियो बराबर हो जाता है। मेरा खास ख्याल है उन लोगों से जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, और पुरुषों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर हम अपने शरीर को का बराबर ध्यान नहीं रखेंगे तो बुढ़ापा बहुत तकलीफ में गुजरता है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने सुना है कि आजकल के नई जनरेशन जो लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठती है, मान लो हम चेयर में ज्यादा लंबे समय तक बैठे, तो ये भी हमारे हड्डियों पर असर करता है, क्या ये बात सही है? निश्चित रूप से असर करता है। आज तो हमें कितने समय के अंतराल में अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए? नहीं, पोस्चर के लिए तो बहुत जरूरी है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो यंगर जनरेशन आज की डेट में कंप्यूटर पे काम करती है। मेरे अपने सभी यंग पेशेंट्स को ये सलाह रहती है कि अगर आप आधा घंटा कंप्यूटर पे बैठे हैं तो 3 से 5 मिनट अपने शरीर को व्यायाम दीजिए, उठिए, थोड़ा घूमिए, अपने गर्दन को थोड़ा सा कसरत कराइए, कंधों को कसरत कराइए, और फिर बैठ के आधा घंटा काम करिए, फिर 3 से 5 मिनट अपने शरीर को आराम दीजिए। यंग जनरेशन क्या करती है, घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहती है, लगातार बैठे रहती है, जिससे आजकल हम एक कहते हैं कंप्यूटर नेक सिंड्रोम। आप देखिए यंग जनरेशन में सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है वो गर्दन में दर्द है। मेरे पास जो पेशेंट्स यंग जनरेशन आते हैं उनका एक ही रहता है कि सर गर्दन में बहुत दर्द रहता है, गर्दन की मांसपेशियों में दर्द रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो घंटों कंप्यूटर में बैठे रहते हैं बिना रिलैक्स किए। तो सबसे जरूरी है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो कि यंग जनरेशन का है और निश्चित रूप से कंप्यूटर का जमाना है, तो अगर आप आधे से पौन घंटा कंप्यूटर पे काम करते हैं तो 3 से 5 मिनट अपने शरीर को आराम दीजिए। इससे आपको ये जो तकलीफ होती है ये नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी। आपकी सर पर्सनल हॉबी क्या होगी? मेरी पर्सनल हॉबी मैडम 2 ही है। एक है, मैं खुद शुरू से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और मेरी 2 ही पर्सनल हॉबीज हैं। एक है स्पोर्ट्स और दूसरा है म्यूजिक। मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स, आपको कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जो आप कर सकते हैं एज के हिसाब से। जो मैं अभी करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मेरी 56 साल की उम्र है, मैं अभी भी साइकिलिंग करता हूँ और बहुत लंबी लंबी साइकिलिंग करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग उतने लंबा करें, क्योंकि ये मेरा पैशन है, साइकिलिंग मैं करता हूँ। मैं उसको कसरत के तौर पे, अपने हॉबी के तौर पे करता हूँ। और म्यूजिक से मेरा मानना है कि हमेशा आपका मन तनाव मुक्त रहता है। तो संगीत और स्पोर्ट्स, ये मेरी 2 हॉबीज है। तो सर, आप म्यूजिक सुनते हैं और साथ में गाते भी हैं क्या? मैं गाता तो नहीं हूँ मैडम, मेरी शायद आवाज वैसी नहीं है कि मैं गा सकूं, बट निश्चित रूप से सुनता जरूर। और जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो मेरे ऑपरेशन थिएटर में गाने चलते रहते हैं, तो उससे मरीज भी तनाव मुक्त रहता है, हम भी तनाव मुक्त रहते हैं, और चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। थैंक यू सर, आपने अपने इम्पोर्टेंट समय में से इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे दर्शकों को, और ये जो जानकारी है ये हमेशा YouTube के द्वारा बढ़ती ही जाएगी और आपके संदेशा हर लोगों तक जाता जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच।